जब कुंभ हुआ था तो हमने देखा था कि उस समय बड़े सवाल उठे कि ये क्यों अलाउ किया गया है कोरोना के बीचों बीच, और उसके बाद जो हुआ वो सब आप जानते हैं, कितने सारे लोग संक्रमित होकर के लौटे और उसके बाद किस तरीके से एक लहर उमड़ी कोरोना की। सिर्फ कुंभ की वजह से ही नहीं, और भी जगह जहां भीड़ भाड़, चुनाव में जो भीड़ भाड़ हो रहे थे उसकी वजह से। पर उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद अब कुछ हद तक लोग सुधर जाएंगे, सरकारें सुधर जाएंगी, कि वो लोगों को रिझाने में नहीं लगेंगी और इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं उनको नहीं करेंगी। लेकिन हुआ क्या? उत्तराखंड ने तो सीख ले ली। वहां के जो नए पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि नहीं, कावड़ यात्रा जो है वो तो हम नहीं करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने ऐसा नहीं किया। यूपी को ऐसा लगा कि नहीं, ये यात्रा हो जानी चाहिए क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। फिर कोरोना का क्या उसी तरीके से डिनायल मोड में रहेगी यूपी सरकार जैसे पहले थी कि नहीं, हमारे यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी लहर को आप आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। तो इस सब के चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछे। तो सवाल इंडिया का है ये, क्या कुंभ से हमने कुछ नहीं सीखा? कोई सीख नहीं, जीरो। दूसरा सवाल, कावड़ यात्रा को नहीं, क्या कोरोना को न्योता दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? तीसरा सवाल, क्या लॉजिक से ऊपर है योगी की राजनीति? चुनाव आ रहे हैं और उस समय आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते कि एक तबका विशेष नाराज हो जाए, या जो लोग आस्था रखते हैं भगवान में, जो श्रद्धालु हैं, जो कावड़ यात्रा निकालना चाहते हैं, वो नाराज ना हो जाए। क्योंकि योगी जी तो पहले फूल वगैरह बरसाते थे। तो क्या लॉजिक से ऊपर? लॉजिक तो ये कहता है कि नहीं होना चाहिए, वरना तीसरी लहर को आप आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन क्या लॉजिक से ऊपर योगी की राजनीति? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नाहिद लारी खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हसन रिजवी राजनीतिक विश्लेषक, और पंडित अजय गौतम, आप फाउंडर हैं हमहिंदू.com के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, अजय गौतम जी, आप मुझे ये बताइए कि लॉजिक तो ये कहता है कि रुक जाए, शायद इसी लॉजिक का पालन करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कावड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नियम लागू नहीं है, क्यों? गंगा जय जमुना जय गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। आज आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश उस स्थिति के अंदर है जहां पूरी विश्व में अगर सबसे ज्यादा टीकाकरण, सबसे ज्यादा ट्रेसिंग, सबसे ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट और सबसे बेहतर तरीके से अगर किसी प्रदेश ने किसी इस कोरोना नाम की बीमारी को काबू में किया है तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का ये मॉड्यूल है कि जिसको कि कई विदेशी संस्थाओं ने भी सराहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो आज संख्या है, वो कोरोना पेशेंट की, वो देख लीजिए न्यूनतम है। और अगर आप कौन से यूपी की आप बात कर रहे हैं? ये शायद कोई ये शायद यूपी कोई विदेश में होगा, क्योंकि जिस यूपी की तस्वीरें हमने देखी हैं उसमें तो ये सब नहीं हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जितने पॉजिटिव की संख्या है, जितनी मृत्यु की संख्या है, उसको अगर आप केरल से या दक्षिण भारत से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बाकी के राज्यों से बहुत। दूसरी बात में आता हूं अब कांवड़ यात्रा पे। अगर कोई भी कांवड़ का यात्री अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ में, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के साथ में अपने अगर रिलीजियस राइट को एक्सरसाइज करता है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई अतिशयोक्ति होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस देश के अंदर ईद भी मनाई गई, जिस प्रकार से इस देश के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब और हमारे सिखों के गुरुओं के जन्म दिवस भी मनाए गए, ठीक उसी प्रकार से हिंदुओं को भी अपना अधिकार है तो वो अपने श्रावण मास के अंदर इस पवित्र मास। ठीक है आलोक वत्स, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हर किसी को अपना त्योहार मनाने का अधिकार है, लेकिन हर किसी को जीवित रहने का भी अधिकार है, और अधिकार क्या, उनको जीवित रखने की जिम्मेदारी है सरकार की। तो आलोक वत्स, ऐसे में अगर आप लोगों की भावनाओं पर ज्यादा तवज्जो दें और लोगों की जो जरूरत है अभी उस पर कम, तो ये कहां की समझदारी है? सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे यही सवाल पूछे कि ये हो क्या रहा है। ये कहना कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश ने जिस प्रबल तरीके से इस कोरोना महामारी में अपने को बचाया है और लोगों को मैं नहीं मानता इसको वत्स साहब,
इसको ये तो चैलेंज होगी, ये तो ये बहस का मुद्दा है। बहरहाल मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूं, क्या आपने किया इतिहास में, वो सब किसी से छिपा नहीं है। मैं आगे के लिए बात कर रहा हूं। आपको नहीं लगता कि जब उत्तराखंड ने ये यात्रा स्थगित कर दी या रोक दी, ये जान के और सोच के कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो दोबारा ना बढ़ जाएं, उत्तर प्रदेश को भी वही करना था? उत्तराखंड की अपनी सीमाएं हैं, वो शायद इसको उस तरीके से नहीं संभाल पाते, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है, ये तो कोरोना की बात है। कोरोना लॉ एंड ऑर्डर भी इसमें मायने रखता है कि सोच। और देखिए, अगर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है, वो भी मास स्केल पर शुक्रवार के दिन, तो हिंदुओं को कांवड़ निकालने से क्यों रोका जाना चाहिए? जबकि कांवड़ में स्वतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाता है। कोई भी आदमी कम से कम 5 मीटर की दूरी पर या उससे ज्यादा की दूरी पर एक दूसरे के साथ यात्रा करते हैं। और जैसा कि मेरे लेकिन वो यात्री रुकते भी हैं, वो विश्राम गृह में रुकते भी हैं, सड़क किनारे जो विश्राम गृह बनते हैं वहां पर रुकते भी हैं, और वहां से संक्रमण लेकर के अगर आगे चले गए तो वहां जहां उनकी जान को नुकसान पहुंच गया तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रहती है। और अगर उन्होंने गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? आलोक वत्स जी, मुझे ये बताइए, इसमें अगर कोई कावड़ विश्राम गृह में रुके और वो वहां संक्रमित हो जाए और आगे जाके और लोगों को संक्रमित कर दे और खुदा न खास्ता कुछ अनहोनी हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जब मैंने कहा ना कि उनके पास ऑलरेडी कोविड का रिपोर्ट, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होगी, उसके बाद आरटीपीसीआर की रिपोर्ट का तो क्या हाल हुआ कुंभ में हमने देख लिया। फर्जी रिपोर्टें बन रही थी वत्स साहब। देखिए, फर्जी रिपोर्टें अगर कोई बनाता है तो वो दोषी है, लेकिन जो आदमी अपनी जान पर खेलकर फर्जी रिपोर्ट बना के नहीं जाएगा भगवान में। पर कुंभ में भी तो यही हो रहा था, कुंभ भी तो आस्था का प्रतीक था, तब भी यही लॉजिक दिया जा रहा था, हुआ ना, नहीं संभाल पाई उत्तराखंड की सरकार। आप देख लीजिएगा हम किस तरीके से संभालेंगे उत्तर प्रदेश में ये कांवड़ यात्रा को। अब ये तो आप सुप्रीम कोर्ट को समझाइए, क्योंकि उन्होंने सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया है। नाहिद लारी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जी वत्स साहब, आता हूं अभी। नाहिद लारी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना, ये कहां की समझदारी हुई? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं संकेत जी। अब आप ये देखिए कि आईएमए और डब्ल्यूएचओ कंटिन्यूअसली वार्न कर रहा है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर। अब उत्तराखंड जहां सबसे महत्वपूर्ण कांवड़ यात्रा होती है, उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीख लिया। जो कुंभ में जिस प्रकार से सुपर स्प्रेडर रहा कुंभ, उससे गलतियों से सीख लेते हुए उन्होंने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। अब आदित्यनाथ जी अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं, तो कुछ नहीं तो उनको अपनी जन्मस्थली उत्तराखंड के फैसलों से, जो कांवड़ यात्रा रद्द करने का जो फैसला, उससे सीख लेनी चाहिए है। आप ये समझे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान ले लिया और यहाँ तक कह दिया कि हम वह देश आश्चर्यचकित है ये क्या हो रहा है कोरोना काल में। एक प्रदेश कह रहा है कि कांवड़ यात्रा हो, एक प्रदेश कह रहा है कांवड़ यात्रा नहीं करेंगे। अब आप ये भी देखिए ना कि डीजीपी, उत्तराखंड के डीजीपी का आज बयान आया कि हम यूपी के कांवड़ियों को अपने प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। यहां तक उन्होंने कह दिया कि गंगा जल अगर चाहिए है तो आप टैंकर से ले जाइएगा। अब आदित्यनाथ जी को गलतफहमी है कि वो उत्तराखंड के सरकार से बात कर रहे हैं तो वो बात उनकी जो मान जाएंगे, जबकि आज ही उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का बयान आया कि प्रदेश के जो पक्ष विपक्ष, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सबकी राय है कि कांवड़ यात्रा ना हो और जान है तो जहान है। अब भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में अड़ी हुई है ताकि इसको बहस का मुद्दा बनाया जाए। आप देखिएगा संकेत जी, अभी जल्द आपको पता चल जाएगा ये कितने बहादुर है बीजेपी सरकार। अभी देखिएगा कि ये कैसे बैकफुट पर आएगी। और ये भी आप देखिए कि कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम जो है अभिभावक के रूप में संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। यहां तक उन्होंने अपने अधीनस्थ अदालतों से कहा कि देश में जो जन आक्रोश है उसको कुचलने के लिए आप जो है आतंकवादी कानून और जो अन्य आपराधिक कानून है उसका दुरुपयोग ना करें। अभी आरटीपीसीआर टेस्ट की बात कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट का क्या हाल हुआ, लाखों फर्जी टेस्ट हुए हरिद्वार में। और आप ये देखिए कि अगर ये कोरोना फैल जाता है तो जो आंकड़े बता रहे हैं 21 से 27 जून तक 61.14 लाख डोजेस लगी है वैक्सीन की, और अब ये बहुत ज्यादा गिर गई है। 5 से 11 जुलाई तक 34.32 लाख ही डोज लगी हैं।
मेरा कहने का मतलब है कि वैक्सीन आप पर है नहीं, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे, फ्री वैक्सीन लगाओ, फ्री वैक्सीन चलिए, लगाओ, बहुत- ऊपर हाँ। से ये कावड़ यात्रा करा रहे हैं। तो मैं वत्स और साहब यहाँ से पर इसका बैठे जवाब जरूर भाजपा लूंगा, के उससे पहले हसन रिजवी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। नाहिद जी एक सेकंड, सेकंड और- अब एक मैं सेकंड, आऊंगा, एक घूम सेकंड के बस, एक बार वापस आएंगे ताकि सब लोग अपनी अपनी बात कह दें। नाहिद जी रुकिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हसन रिजवी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए लॉजिक के हिसाब से चलें तो अब ऐसा लगता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पिया। उत्तराखंड का आप उदाहरण देख लें कि उन्होंने एक बार एक कुंभ मेला करवाया, आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कुंभ मेला कराया, और उसके बाद क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद टेस्ट का क्या हालत हुई ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, और उसके बाद अब उन्होंने फैसला ले लिया। ये जो पूरा लॉजिक दिया जा रहा है ना कि अगर मुसलमान कर सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं, तो धामी जी क्या हैं? क्या वो कम हिंदू हैं? क्या वो एंटी हिंदू हैं कि उन्होंने फैसला लिया है? ना संकेत सर, थोड़ा सा और पहले चले जाइए। और इससे पहले आपको याद होगा 2020 में, यानी पिछले साल तबलीग वाला मामला हुआ था, और इसलिए आप तबलीग वाले मामले को भी जोड़ के हम लोग रखें, नहीं तो खास तौर पे अगर हसन रिजवी आज के परिवेश में अगर ये बात कर रहे हैं और इसके खिलाफ बात करेंगे तो तुरंत ये लेबलिंग हो जाएगी कि हसन रिजवी कांवड़ यात्रा के खिलाफ हैं। तो हम लोग तबलीग के मुद्दे पे भी बात कर लें कि तबलीग का भी जब मुद्दा हुआ था तो क्या हालात हुए थे और किस तरीके से उसमें मिर्च मसाला लगा था। हमें इस मौके पे चाहे कांवड़ यात्रा का मुद्दा हो या तबलीग का जब कॉन्ग्लोमरेशन हुआ था, जब लोग जमा हुए थे उस वक्त में, आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है, लेकिन ये तबलीग से जो आप तुलना कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं, वहां हम पर इससे कर रहे हैं। कांग्रेगेशन था। हालांकि लोगों को जिम्मेदार ठहराना और जिस तरीके से ये कहा गया पूरा आपने एक इसको हिंदू मुस्लिम कर दिया वो भी ठीक नहीं था, लेकिन लोगों का वहां जमा रहना संकेत वो ठीक नहीं था। उसमें संकेत सर, मैं ये इसलिए ये कॉन्टेक्ट देना चाह रहा हूँ, खास तौर पे ये पूरे प्लान के तहत मैं कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ, क्योंकि हसन रिजवी अगर किसी चैनल पे बैठ करके ये बात करेंगे कि उसके खिलाफ, तो बगैर मेरी लॉजिक वाली बात सुनने के लेबल कर दिया जाएगा कि हसन रिजवी तो कांवड़ के खिलाफ ही होंगे। इसलिए हम अल्लामा इकबाल का एक शेर आपको सुनाते हैं जो किसी भी आस्था पे चोट पहुंचाता है, उसके खोखलेपन को दिखाता है। वो शेर ये है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। चाहे आप आस्था का ये ड्रामा कर करके अपनी मौत को आगाह करें या किसी राजनीतिक षड्यंत्र में होते हैं, आप कहीं से धार्मिक नहीं है। चाहे इसमें आदित्य योगीनाथ हो या उसमें मुलव्विस, उसमें शामिल बाकी लोग। अजय गौतम और आलोक मत एक एक करके आपके पास आना चाहता हूं। पंडित अजय गौतम, आपने सुन लिया। को संकेत साहब जहन में रखना पड़ेगा कि ये आस्था का जो बेहतरीन कॉकटेल तैयार किया जाता है हिंदुस्तान में राजनीति के साथ, इसके लिए ये पूरी एक प्रोग्राम होता है, एक पूरा आज से नहीं, आजादी के पहले से ये प्रोग्राम होता है। ठीक है, हम लोग उसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि हम आस्था को राजनीति में मिलने देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, दूसरा पक्ष भी सुन लेते हैं। अजय गौतम, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि जब ये तर्क दिया जाता है कि भाई और धर्मों को अलाउ, हमें क्यों नहीं, तो फिर धामी जी ही तो नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो वो क्या एंटी हिंदू हैं? क्या उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री एंटी हिंदू हैं आपके लॉजिक के हिसाब से? अभी 25 तारीख में बहुत समय शेष, 25 तारीख तक कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल होगी, कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय आएगा। पहली दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पूरी दुनिया ने दिल्ली राजधार नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली का हाल देखा, जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई। एक दिन के अंदर 30-30 हजार केस आए। दिल्ली के अंदर कौन सा कुंभ चल रहा था, इसका जवाब मैं अपने साथी लोग कुंभ से दिल्ली में लौट के भी तो आए। अजय गौतम, आप हमको एक बात बता दीजिए। अजय गौतम जी, तो फिर तो इसका मतलब प्रधानमंत्री सब लोगों को कह रहे हैं कि आप घूमने मत जाइए, भीड़ मत लगाइए, वो भी गलत है। चाहती है कि ये जो मौत हो, ये जो तीसरी लहर आए, एक एक करके अजय गौतम का टाइम है। कर दिया जाए, राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाए, हसन मौत को भी राष्ट्रीयता से जोड़ दिया जाए। क्या ये योगी सरकार खास तौर पे चाहती है? आप ये रिजवी साहब, क्योंकि अभी रिजवी साहब, अजय गौतम जी का समय है।
कि कोई उनके पास ताज्जुब नहीं जाएंगे। होगा, कोई आश्चर्य नहीं होगा, रिजवी साहब, कोई आश्चर्य रिजवी साहब, नहीं होगा कि मौत को हसन भी रिजवी राष्ट्रवाद साहब, से जोड़ दिया जाए। आपकी और बात कह हमने दिया जाए सुन कि ली। भाई आस्था के नाम पे तुम कुर्बान हो गए, राष्ट्र के नाम पे कुर्बान हो गए। बस ऐसा तो होता ही आ बस रहा अब है। अजय गौतम और उसके अपनी- बाद फिर आलोक वत्स। हाँ अजय गौतम। मेरा संकेत जी, मेरा बड़ा छोटा सा विनम्र निवेदन है आप सभी से और सभी दर्शकों को कि दिल्ली में जब 30 से 35 हजार केस आ रहे थे और 3 से 4 हजार मौतें पर डे हो रही थी, उस वक्त में दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की तारीख में केरल में मणिपुर के अंदर जो है सबसे ज्यादा केस पॉजिटिव आ रहे हैं। वहां की ना कोई है ना गंगा। सवाल से पूछता है हर भारत को इस धर्म को हमारे रिश्ते हैं उनको क्यों टारगेट किया जाता है? निस्संदेह योगी आदित्यनाथ की इस केस की बात, क्या लाशें आपको नजर नहीं आ रही थी? क्या आपको बनारस में, गाजीपुर में, पूरे पूर्वांचल में गंगा से यमुना से बहती हुई लाशें नजर? क्या आप मौतों का राष्ट्रीयकरण करने की बात सोच रहे हैं? या तो तरीके से मैं ऐसे बहस आपको नहीं हो पाएगी, ऐसी बहस नहीं करनी है हमको। एक सेकंड, मैं आलोक वत्स के पास जाना चाहता हूं और उसके बाद नाहिद लारी। आलोक वत्स, आप मुझे ये बताइए कि जब उत्तराखंड, मैं बार बार घूम के एक ही बात पे आ रहा हूं, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम नहीं करा सकते, तो क्या वो एंटी हिंदू हो गए? और ये सारी चीजें जो है लॉजिक पर आधारित हैं। आपने देखा कि कुंभ इलेक्शन, कितनी सारी चीजें हो रही थी, भीड़ इकट्ठा हो रही थी, और उसके बाद क्या कहर मचाया कोरोना ने। उनकी अपनी सीमाएं हो, उनका अपना जो शासन प्रशासन है वो उसको संभालने में उतना कारगर नहीं हो। ऐसी कौन सी अपार व्यवस्था है यूपी के पास भाई? यही तो मैं कह रहा हूं। आने वाले समय में आप देखिएगा कैसी अपार व्यवस्था है। और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई दृष्टिकोण अपनाया है, तो हो सकता है उनके तरफ से ही आ जाएगी, साथ नहीं करने देंगे, स्वतः बंद हो जाएगी सारी चीजें। लेकिन अगर हम सक्षम हैं उसको करने में, और जिस तरीके से यूपी में डोजेज लगी है, पूरे देश में यूपी नंबर 1 पे रहा है डोजेज लगाने में। आलोक साहब, आपका ये और कॉन्फिडेंस देख करके ऐसा लगता है कि अभी आप यहां पर इस राष्ट्रीय चैनल पर ये गारंटी लेने को तैयार हैं कि एक भी कावड़ जो है वो कोरोना संक्रमित नहीं होगा। देखिए, आइए ये गारंटी हो जाए। एक्सेप्शन कैन नॉट बी मेड रूल, लेकिन आप हाँ, समझ गए। देखिए बस ये इतना, जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, 100% फिर काहे की व्यवस्था? कांवड़ यात्रा सफल होगी। योगी जी का शासन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त रहेगा कि बिल्कुल ही अच्छी व्यवस्था के तहत हमारी भावनाओं को ठेस नहीं वत्स पहुंचेगी। साहब, और आपको नहीं लगता ये जिद है? ये तो जिद है, ये तो ईगो है, मैं करा के रहूंगा। लोग जो जाने को तैयार है वो आरटीपीसी टेस्ट करा के जाएंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। तो क्या आज आप देखिए दिल्ली में क्या हाल है, चांदनी चौक की भीड़ को देखिए, चावड़ी बाजार गलत की है, भीड़ को। गलत है, उसको जस्टिफाई थोड़ी कर सकते हैं। गलत है, प्रधानमंत्री खुद तस्वीर दिखा दिखा के बोल रहे हैं भाई कि ये गलत है, भीड़ जुटाना गलत है। नाहिद लाल, क्या था कोई जल्दी से नाहिद जी आखिरी सवाल आप मुझे बताइए कि देखिए, उत्तर प्रदेश, तो लोग 5-10 मीटर की दूरी पर चलते हैं। वत्स साहब का ये कहना है कि हमारे पास इतने संसाधन और व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के पास कि हम इसको व्यवस्थित ढंग से करा सकते हैं, और हम कराएंगे। योगी जी के नेतृत्व में हम निश्चित कराएंगे। अब मुझे बोलने दें वत्स साहब। हाँ, देखिए, अभी ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन के बारे में बड़ी टींगे हाँक रहे थे भाजपा के प्रवक्ता साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और अभी व्यवस्था की बातें कर रहे थे कि बहुत बढ़िया व्यवस्थाओं के बारे में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा? माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश भगवान भरोसे है। तो ये तो माननीय न्यायालयों की राय है उत्तर प्रदेश के बारे में। और फिर मैं ये कहती हूँ कि जान है तो जहान है। अगर हमें जिंदगी रहेगी, जीवन रहेगा, तो हम पूजा पाठ नमाज सब कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी को आपत्ति नहीं है कि आप कांवड़ यात्रा करें, आप कांवड़ यात्रा भी करें, आप सब यात्राएं करें, और जिसको जो अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, जो भी आस्था है, उसके हिसाब से आप काम करें। लेकिन यहाँ जीवन सबसे बहुमूल्य है। आप ये देखिए कि ईद बकरीद की नमाज, चाहे जुमे की नमाज हो, ये जो है कभी हो ही नहीं सकता था कि मस्जिद में ना हो, ये असंभव बात थी। लेकिन लोगों ने इसको स्वेच्छा से छोड़ा और कोई आपत्ति भी ना हुई। नहीं हो, आप ये समझिए कि ईद बकरीद की नमाज, ऐसा है कि देखिए लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन ना करें, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो सर्व धर्म में हम देख रहे हैं
चाहे ईसाइयों जी, का जी। कोई त्योहार हो, हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे। तो उसमें आप कोई तुलना नहीं कर सकते कि इस त्योहार में ऐसा हुआ, उसमें ऐसा हुआ।